तो कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप 2026 का रोमांचक मुकाबला। पहला सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका बनाम न्यूजीलैंड। पहले सेमीफाइनल में ये दोनों टीमें आमने सामने होगी। मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होगा, टॉस कुछ ही मिनटों में होगा। वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में ये दोनों छठी बार भिड़ रहे हैं और पिछली 5 बार बाजी साउथ अफ्रीका मार चुका है। साउथ अफ्रीका के नाम में बाजी आ रही है, लेकिन क्या आज न्यूजीलैंड उन हारों का बदला ले पाएगा? इस टूर्नामेंट में प्रोटियाज शुरुआत से ही अजय रहे हैं। पहले ग्रुप स्टेज में टॉप किया, फिर सुपर 8 में टॉप किया और सबसे पहले बनाई फाइनलिस्ट में जगह, सेमीफाइनलिस्ट में जगह। जबकि कीवी टीम पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन रिकॉर्ड्स देखें तो साउथ अफ्रीका का ज्यादा है। कप्तान एडन मार्करम खुद भी एक शानदार रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। लुंगी एनगिडी विकेटों की झड़ी लगा रहे हैं। उधर न्यूजीलैंड के लिए टीम साइफर्ट बैट से धमाका कर रहे हैं, जबकि रचन रविंद्र गेम पलटने का दम रखते हैं। पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार है और मौसम भी साफ है, यानी क्रिकेट प्रेमियों का फुल ऑन रोमांच आज होगा। फैंस को एक हाई स्कोरिंग थ्रिलर मुकाबला आज देखने को मिलेगा। आज की रात ही वो रात है जो तय करेगी कि कौन बढ़ाएगा फाइनल की ओर सबसे पहला कदम। और चलिए बात कर लेते हैं, हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट प्रत्यय भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रत्यय, बहुत स्वागत है आपका और आपको होली की भी बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया शिवालिका, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बंसल न्यूज के सारे व्यूअर्स को। प्रत्यय, आज बेहद ही रोमांचक मुकाबला होने जा रहा है। भारतीय फैंस भी काफी एक्साइटेड होंगे, क्योंकि भारत के फैंस तो यही मान के चल रहे हैं कि फाइनल में भारत पहुंच रहा है। बस अब ये देखना है कि सामना किसके साथ होगा। हालांकि उस मैच पर हम कल बात करेंगे, लेकिन आज का मैच एक थ्रिलर होगा, ये तो तय है। लेकिन क्या आपको सबसे ज्यादा प्रोज कॉन्स दोनों ही टीमों के नजर आ रहे हैं? कैसा मुकाबला आज आप एक्सपेक्ट करते हैं? देखिए, मुझे लगता है साउथ अफ्रीका के पास डेफिनेटली एक एज होगा, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में अभी तक बहुत ज़्यादा गलतियां उन्होंने की नहीं है और जिस तरीके का क्रिकेट खेलते हुए आए हैं, अजय रहे हैं अब तक। कोई भी चैलेंज जो उनके सामने आया है शिवालिका, मुझे नहीं लगता कि उसका जवाब उनके पास नहीं था। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली उनके पास एज होगा। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है उनका और लगातार जब आप जीतते रहते हैं तो आप उस मोमेंटम को जारी रखने की कोशिश करते हैं और मुझे लगता है आज भी वो वही करेंगे। लेकिन आप लॉ ऑफ एवरेजेस नहीं भूल सकते, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा जीतते हैं तो कभी ना कभी एक फॉर्म में एक ब्लिप आता है, एक छोटी सी गलती होती है और कई बार वो गलती आपके लिए भारी पड़ जाती है। और ख़ास तौर पर जब आप नॉकआउट के प्रेशर में खेल रहे हो, जहाँ पे अगर आपने एक भी गलत कदम रखा तो आपका टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा और आपने पीछे कितना भी जीता हो या कितना भी हारा हो वो मायने नहीं रखेगा। तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका के पास एज है, लेकिन जो उनका रिकॉर्ड है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, इनफैक्ट दोनों ही टीम्स का बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों टीम्स क्वालिफाई करती हैं फाइनल सेमीफाइनल्स तक। लेकिन अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इनके पास आईसीसी ट्रॉफीज नहीं है। साउथ अफ्रीका ने उस तिलिस्म को तोड़ा है एक तरीके से जब वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते। लेकिन अब भी ज़्यादातर टाइम आप देखेंगे कि जब वो प्रेशर सिचुएशंस में आए हैं या ऐसे नॉकआउट फेजेस में आए हैं, तब उनका वो बेस्ट गेम नहीं निकल के आता है। तो मेरे लिहाज से आज प्रेशर को हैंडल करने का ज़्यादा गेम होगा और जो भी टीम ज़्यादा प्रेशर बेहतर तरीके से हैंडल करेगी वो अपने आप को ऊपर पाएगी। बिल्कुल। और अगर हम आंकड़े देखें प्रत्यय, तो साउथ अफ्रीका शुरुआत से ही आगे चली है। जो मुकाबले इन दोनों ही टीमों के बीच हुए, साउथ अफ्रीका ने ज़्यादा मुकाबले जीते, आंकड़ों में भी भारी है। लेकिन मुझे याद है अभी जो हाल ही में ट्राई सीरीज़ हुई थी, जिम्बाब्वे ट्राई सीरीज़, उसमें ये दोनों ही टीमें आमना सामना कर चुके हैं एक दूसरे का। तो हाल में ही ये दोनों प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड के जो दोनों खिलाड़ी हैं। तो ऐसे में क्या इस ट्राई सीरीज़ का भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा? क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करके आते हैं तो आपको पता होता है कि कौन से खिलाड़ी की क्या स्ट्रैटेजी है। बिल्कुल शिवालिका, जब आप बहुत सारे गेम्स खेलते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट तो आपको अपनी एक दूसरे प्लेयर्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का ज़्यादा बेहतर आइडिया होता है। और अब क्योंकि ये सारे खिलाड़ी देश भर की और दुनिया भर की फ्रेंचाइज लीग्स में खेलते हैं, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट खेलते हैं और इस फॉर्मेट में खेलते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो मैचअप्स होते हैं या क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस है ऑपोजिशन की, वो अब खिलाड़ियों को और ज़्यादा बेहतर पता होती हैं, क्योंकि आप साल भर किसी ना किसी जगह पे एक दूसरे के अगेंस्ट या साथ में टीम में खेल रहे होते हैं। जहाँ तक इस टूर्नामेंट की आप बात करें तो वहाँ पे भी साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड ऑलरेडी एक बार मिल चुके हैं। साउथ अफ्रीका बड़ी कन्विंसिंग मार्जिन से जीता था और जैसा मैंने कहा कि इस पूरे टूर्नामेंट में अगर आप उनका शुरुआत से लेके अभी तक का जो रन रहा है उसको देखेंगे तो हर बार वो डोमिनेट करते हुए जीते हैं। किसी भी मैच में
अफगानिस्तान का एक मैच जो था डबल सुपर ओवर वाला, उसको आप हटा दें तो कभी भी बहुत ज़्यादा ऐसे मौके पर साउथ अफ्रीका को नहीं देखा हमने कि वो बैकफुट पे हो या गेम को डोमिनेट नहीं कर पा रहा हो। और उस मैच में भी जहाँ पे नर्व्स की बात थी, जहाँ पे अपने टेंशन को और प्रेशर को हैंडल करने की बात थी, डबल सुपर ओवर तक वो लेकर के गए। वो मैच कायदे से नहीं जाना चाहिए था वहां तक, लेकिन वो न केवल लेकर के गए, उस मैच को वो जीते भी। तो मुझे लगता है साउथ अफ्रीका ने जो सबसे अच्छा किया है इस टूर्नामेंट में, ऑफकोर्स उनकी बैटिंग अच्छी है, वो मिडिल ओवर्स में बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, पेस बॉलिंग अटैक्स बहुत अच्छा है उनका, स्पिन ऑप्शंस उनके बहुत अच्छे हैं। उन सारी चीज़ों के साथ साथ जो बहुत अच्छा है वो ये है कि वो काबिलियत है उनके अंदर कि वो प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखिए न्यूजीलैंड के पास में भी है। अगर आप टीम शीट उठा के देखेंगी तो उस टीम में आपको कोई कमी नजर नहीं आएगी, आपको कोई भी मिसिंग लिंक नहीं लगेगा, सारे बॉक्सेस सारे बेसिस वो भी कवर करते हैं। लेकिन बिल्कुल। इस टूर्नामेंट में अगर आप उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें तो अभी तक उतना कन्विंसिंग रहा नहीं है। एक मैच उनका वॉश आउट भी हुआ है, तो थोड़ा सा किस्मत ने भी उनका साथ नहीं दिया है। हम्म। और अंत में वो क्वालिफाई भी देखिए अपने भरोसे नहीं कर पाए। उनको पाकिस्तान से फेवर चाहिए था, उनको श्रीलंका से एक मायने में फेवर चाहिए था कि वो एक निश्चित मार्जिन से पाकिस्तान जीते और उनको बाहर ना कर सके, तब वो क्वालिफाई करेंगे। बिल्कुल। दूसरी ओर आप साउथ अफ्रीका को देखें तो वो अपने तीनों मैचेस जीत के पहुंचा है। तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कॉन्फिडेंस के मायने में अगर आप देखेंगे तो दोनों हम्म। साइड्स में साउथ अफ्रीका का अपर हैंड डेफिनेटली होगा। हम्म। और साउथ अफ्रीका ना सिर्फ जीता है प्रत्येक, खास बात यह है कि इस बार साउथ अफ्रीका ने डोमिनेट किया है ज़्यादातर मैचेस जो वो जिस भी टीम के साथ खेला, चाहे वो बड़ी टीमें रही हों जैसे भारत है, साथ ही साथ न्यूजीलैंड से अब मुकाबला होने जा रहा है, इसके पहले जो ट्राई सीरीज़ हुई उसमें भी वो खेला, उसे भी डोमिनेट किया उन्होंने। और अब जो एसोसिएट टीमें हैं उनको तो सभी लोग डोमिनेट कर रहे थे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ये बता दिया है कि पिछली हार का बदला लेने के ही उद्देश्य से हम आए हैं। थोड़ी देर में टॉस होने वाला है प्रत्यय, लेकिन टॉस से पहले मैं आपसे एक रिएक्शन उस पर भी लेना चाहूँगी। कोलकाता के पिच पर हमने देखा है काफ़ी रन्स बनते हैं और पिच खास तौर पर मुफीद रहती है बल्लेबाजों के लिए। आज भी क्या वैसा कुछ दिखाई दे सकता है? ड्यू फैक्टर क्या आज रहेगा? और अगर टॉस जो भी जीतेगा, क्या पहले चुनना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? मुझे लगता है शिवालिक का चेज यहाँ पे ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ड्यू का इन्फ्लुएंस हमने देखा जी। पिछले मैच में भी, और मुझे लगता है कि वो अभी भी वो सिचुएशन चेंज नहीं होगी। और जो ओवरऑल टीम का जो यूनिट है साउथ अफ्रीका की, अभी तक उन्होंने दोनों ही डिपार्टमेंट्स में वैसे अच्छा किया है। लेकिन मुझे लगता है जो बैटिंग एबिलिटी है उनकी, क्योंकि डीप बैटिंग लाइनअप है उनकी और सारे बैटर्स उनके ऊपर से नीचे तक फॉर्म में है। डेविड मिलर का रिकॉर्ड इस वेन्यू पे बहुत अच्छा है, तो वो भी एक फिनिशिंग जी। एलिमेंट है। तो अगर आपको चेज में आप प्रेशर में जाते भी हैं तो मुझे लगता प्रत्यय है कि प्रत्यय उनका एक आपको बड़ा रोकना अहम रोल चाहूंगी, एक होगा। अपडेट आपको दे दूं। न्यूजीलैंड ने टॉस जीता है और फील्डिंग का फैसला लिया है, यानी पहले साउथ अफ्रीका बैटिंग करने के लिए उतरेगी और न्यूजीलैंड, जिस तरह से आप कह रहे थे कि यहाँ पर चेस करना फायदेमंद होगा, वही फैसला न्यूजीलैंड ने भी लिया है। जी, अपनी बात पूरी करिए। भी बिल्कुल, मुझे वही लगता है कि चेज करना इसलिए बेहतर होगा इस पिच पर शिवालिका, क्योंकि ड्यू जब आती है तो हमने देखा है अक्सर कि स्पिनर्स के लिए वो कठिनाई होती है। इवन पेसर्स के लिए आप जब बॉल को ग्रिप करते हैं तो बॉल कई बार हाथ से छूटती है। बैटर्स के लिए वो ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि बॉल थोड़ी स्किड करके आती है विकेट से, तो आप अपने शॉट्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से खेल सकते हैं। और मुझे लगता है कि प्रेशर गेम्स में आमतौर पे एक स्कूल ऑफ थॉट ये रहता है कि आप बोर्ड पे रन्स लगा दें तो आप प्रेशर में डाल सकते हैं ऑपोजिशन को। लेकिन खास तौर पे इस फॉर्मेट में मैं समझता हूँ कि अगर आपके पास टारगेट सामने है तो आपके पास एक लीवे होता है, आप अपनी इनिंग्स को उस तरीके से चेज कर सकते हैं, उस तरीके से पेस कर सकते हैं। और रिस्क असेसमेंट आपका बेहतर होता है अगर आप टारगेट चेज करने जाते हैं कि आपको कितना रिस्क लेना आवश्यक है और कितना नहीं। क्योंकि जब आप बड़ा टारगेट चेज कर रहे हैं तो शायद आप पहले से अटैक करेंगे, लेकिन अगर टारगेट सामने वाली टीम ने उतना बड़ा नहीं बनाया है तो आप अननेसेसरी रिस्क लेकर के अपने आप को किसी बुरी सिचुएशन में नहीं फंसाना चाहेंगे। इसलिए जब आप बड़े नॉकआउट गेम्स में जाएं और आपको वो क्लैरिटी हो टोटल की कि बोर्ड पे क्या है, आपको कितने रन चाहिए जीतने के लिए, तो वो हमेशा आपके लिए एक बेनिफिशियल फैक्टर रहता है। और मुझे लगता है वही सैंटनर के दिमाग में भी डेफिनेटली रहा होगा कि ड्यू फैक्टर और टारगेट उनके सामने हो ताकि उस इनिंग्स को वो उस हिसाब से पेस कर सकें। बिल्कुल। न्यूजीलैंड को हमने इस टूर्नामेंट में खास तौर पर अपना बेस्ट परफॉर्म करते हुए नहीं देखा है, क्योंकि न्यूजीलैंड जिस लिए जानी जाती है, वो जो बेस्ट परफॉर्मेंस होता था एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ, वो इस बार दिखाई नहीं दिया है। क्या उसका असर भी आज पड़ेगा? क्योंकि कॉन्फिडेंस भी लो है। कई सारे मुकाबले जिस तरह से आपने कहा कि जैसा परफॉर्म न्यूजीलैंड कर सकती थी वैसा परफॉर्म नहीं किया है इस बार। बिल्कुल शिवालिका, मुझे लगता है कि कुछ फॉर्म कंसर्न्स भी हैं उनके पास। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स
करीब करीब सारे फॉर्म में है, सब ने कुछ ना कुछ मैच विनिंग परफॉर्मेंस अभी तक दिया है, किसी ना किसी वे में कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन न्यूजीलैंड में अगर आप देखेंगे तो कुछ मिसिंग लिंक्स हैं अभी भी, खासतौर पर उनकी बैटिंग में, क्योंकि ऊपर जो टॉप ऑर्डर में फिन एलन अच्छे स्टार्ट्स दे रहे हैं, टिम साइफर्ट बहुत अग्रेसिव खेल रहे हैं, लेकिन फिन एलन ने अभी तक कोई बहुत बड़ा टोटल नहीं लगाया है, एक वो कंसर्न है। रचिन रविंद्र बॉल से ज़रूर उन्होंने कुछ मैचेस में कंट्रीब्यूट किया है, लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट, वैसे उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है आईसीसी टूर्नामेंट्स में, लेकिन इस बार मुझे लगता है वो जो उनकी कैपेबिलिटी है बैट्स से खास तौर पे, वो उतनी ज़्यादा उभर करके नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि कंसर्न्स हैं उनके पास, और बीच में थोड़ा उनके साथ जो प्लेयर्स की सिचुएशंस रही, इंजरी कंसर्न्स रही, काइल जेमिसन एज अ बैकअप आए, ब्लॉकी फर्ग्यूसन को एक बार जाना पड़ा, मैट हेनरी अभी पैटर्निटी लीव से लौटे हैं, तो वो कंसर्न्स भी कहीं ना कहीं, जब आपका कॉम्बिनेशन आपको बार बार चेंज करना पड़ता है, प्लेयर्स अंदर बाहर होते हैं, तो वो थोड़ा सा टीम को अनसेटल करता है, कॉम्बिनेशन को अनसेटल करता है। लेकिन इस लेवल पे आके ये चैलेंजेस होंगे शिवालिका, और आप उसे एज एन एक्सक्यूज़ नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि आपको अल्टीमेटली अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। और जैसा मैंने कहा कि नॉकआउट में आपने पीछे क्या किया है वो मायने नहीं रखता, क्योंकि आज साउथ अफ्रीका अगर ये गेम हारती है तो उनका अजय रथ न केवल रुक जाएगा, उसका कोई मायना नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। और न्यूजीलैंड अगर जीतती है तो भले उनका यहाँ तक का रन इन इतना कंट्रोवर्शियल या इतना कॉन्फिडेंस वाला नहीं रहा हो, लेकिन तब भी अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल अगर आज वो जीतते हैं और वो क्वालिफाई करते हैं, तो पीछे की उनकी हार या उनका कॉन्फिडेंस कम होना मायने नहीं रखेगा। तो नॉकआउट्स में अक्सर जो प्रेशर होता है वो आपको हैंडल करना आना चाहिए, और जो भी टीम बेहतर तरीके से उसको हैंडल करती है, उसको आप 9 में से 10 बार देखेंगे कि वो विनिंग साइड पे एंड करती है। बिल्कुल। प्रत्यय न्यूजीलैंड की टीम के बारे में हमने बात की, जो साउथ अफ्रीका शुरुआत से ही डोमिनेट करती आ रही है। खासतौर पर भारत के मैच में हमने सबसे ज़्यादा उन्हें डोमिनेट करते हुए देखा, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो 76 रन के मार्जिन से भारत को हरा देंगे। ऐसे में न्यूजीलैंड के सामने साउथ अफ्रीका के कौन से खिलाड़ी वो हैं जो बड़ी चुनौती बनकर उतरेंगे? क्योंकि लगभग जिस तरह से आपने कहा, कभी किसी खिलाड़ी ने बैटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, कभी किसी बॉलर ने अपना शानदार परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन आज इस ग्राउंड पर कौन चुनौती साबित हो सकता है? देखिए, मुझे लगता है इस ग्राउंड पे डेफिनेटली पेस का थोड़ा सा एलिमेंट रहता है। यूजुअली इंडिया के ज़्यादातर विकेट्स में स्पिन को हेल्प मिलती है, लेकिन आप पिछला मैच अगर देखें तो सेकंड इनिंग्स में भारत ने बहुत ज़्यादा स्पिन का यूज़ नहीं किया था, करीब 5 या 6 ओवर उन्होंने स्पिन से डलवाए थे। और मुझे लगता है कि आज भी कहीं ना कहीं वो एलिमेंट होगा सामने। ब्लॉकी फर्ग्यूसन, उनका रोल डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से पेस लेकर के आते हैं, अक्रॉस द फेजेस वो बॉल कर लेते हैं। क्विंटन डिकॉक के खिलाफ उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। एडन मार्करम मुझे लगता है उन्हें टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि उनका मैचअप थोड़ा सा फेवरेबल भी है और उनको थोड़ा पसंद है उनके साथ खेलना, तो वो मुझे लगता है कि एक एलिमेंट डेफिनेटली होगा। दूसरा फिन एलन, जो मैंने कहा कि देखिए उनके स्टार्ट्स बहुत अच्छे रहे हैं, अगर वो उस इंटेंट को थोड़ा सा ट्रांसलेट कर सकें, उस इनिंग्स को थोड़ा सा लंबा खींच सकें, और वो उस कैलिबर के खिलाड़ी हैं शिवालिका, जो अभिषेक शर्मा है भारत के लिए, कि अगर वो टिक जाते हैं, मान के चलिए आप 30 या 40 गेंद, तो उनमें वो कैपेसिटी है कि वो मैच को पूरी तरीके से वन साइडेड बना करके जिता सकते हैं, क्योंकि वो बहुत अग्रेसिव और बहुत तेज़ खेलते हैं, और अक्रॉस द ग्राउंड उनके पास बहुत सारे स्ट्रोक्स हैं। 360 डिग्री प्लेयर है एक मायने में वो, और उन्हें रोकना जो है उतना आसान नहीं होता ऑपोजिशन के लिए। तो अगर वो एक लंबी इनिंग्स खेलते हैं तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा न्यूजीलैंड के लिए, क्योंकि साइफर्ट ने, हमने इस पूरी टूर्नामेंट देखा है कि जिस तरीके के स्टार्ट्स वो देते आए हैं, वो लंबा भी खेल रहे हैं, अग्रेसिव भी खेल रहे हैं। तो अगर फिन एलन उनके साथ थोड़ा सा लंबा टिक जाते हैं तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे साउथ अफ्रीका दबाव में आएगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका की बॉलिंग देखिए बहुत मजबूत रही है, खासतौर पे लुंगी एनगीडी। उनके स्लोअर वंस आएंगे मिडिल ओवर्स में, खासतौर पे कोलकाता की इस पिच पे थोड़ा सा वो हेल्प भी मिलेगी उन्हें, तो उन्हें काउंटर करना बहुत आवश्यक होगा। तो अगर बड़ा स्टार्ट मिलता है, अच्छा स्टार्ट मिलता है, तो वही एक तरीका होगा साउथ अफ्रीका पे चेस करते टाइम दबाव बनाने का। बिल्कुल। और एक नज़र हम खिलाड़ियों पर, और उन खिलाड़ियों पर खासतौर पर जो आज गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, उस पर भी डालते प्रत्यय एक खबर हम दर्शकों को दिखा दें, फिर उस पर भी चर्चा करेंगे। अजय रफ्तार से दौड़ रही है साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका की जो विजय रथ है, क्या वो आज थमेगा या वो आगे बढ़ेंगे? पूरे आत्मविश्वास में है कैप्टन एडन मार्करम, शानदार फॉर्म में है, रन बना रहे हैं लगातार, और 2000 T20 इंटरनेशनल रन से बस 52 रन वो दूर हैं। यानी आज वो 52 रन बना लेते हैं तो इतिहास रच देंगे। इस टूर्नामेंट में 300 रन के आंकड़े के भी वो बेहद करीब है, केवल 32 रन बनाने से वो इस टूर्नामेंट के 300 रन पूरे कर लेंगे। वहीं फास्ट अटैक से वापसी करने जा रहे हैं कसिगो रबाडा, मार्को यान्सन और केशव महाराज। यानी रफ्तार और स्ट्रैटेजी का जबरदस्त मेल देखने को मिलने वाला है। उधर न्यूजीलैंड की बात करें तो राह मुश्किल रही है, लेकिन हौसला बुलंद है। पिछली हार का बदला लेने के लिए ये कीवी टीम उतर रही है। ईश सोढ़ी न्यूजीलैंड के सबसे सफल T20 गेंदबाज बनने से सिर्फ 3 विकेट दूर है। अगर मैट हेनरी की बात करें, वो आज वापसी कर चुके हैं टीम में।
तो जैकब डफी जिम्मेदारी संभालने वाले थे, लेकिन बता दें कि ईडन गार्डन्स में ये पहले भी रनों की बारिश हो चुकी है जो हमने हाल के ही मुकाबले में देखा, और आज एक बार फिर से रन फेस्ट की उम्मीद है। ऐसे में एक नजर उन खिलाड़ियों पर डालते हैं जो आज बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। सबसे पहले बात साउथ अफ्रीका के कुछ खिलाड़ियों की। कप्तान एडन मार्करम से करते हैं शुरुआत, जिन्होंने 371 रन बनाए हैं 10 मैचों में। वहीं औसत की अगर हम बात करें, उनका औसत है 53.0, स्ट्राइक रेट 171.75, यानी आंकड़े बेहद मजबूत हैं। कप्तान है, भरोसेमंद एंकर की तरह काम करते हैं। वो इस टीम की शुरुआत में आते हैं और टीम को टिकाए रखने की कोशिश करते हैं। दूसरा खिलाड़ी रायन रिकल्टन। रायन रिकल्टन भी बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। 360 रन बना चुके हैं 10 मैचों में। एवरेज की बात करें तो 51.42, स्ट्राइक रेट शानदार है 173.07, शानदार फॉर्म में है और टॉप ऑर्डर को देते हैं एक अच्छी मजबूती। ये तो बल्लेबाजों की बात हो गई। अब कॉर्बिन बॉश की बात करते हैं। 13 विकेट वो अब तक ले चुके हैं 8 मैचों में। इकोनॉमी उनकी जबरदस्त रही है 7.13 एवरेज, स्ट्राइक रेट 13.3। ब्रेक थ्रू दिलाने वाला गेंदबाज ये आज बन सकते हैं। इसके पहले भी उन्होंने काफी सफलताएं दिलाई हैं साउथ अफ्रीका को। लुंगी एनगिडी जो 13 विकेट चटका चुके हैं 7 मैचों में, जिनकी अभी हम बात भी कर रहे थे प्रत्येक के साथ। इकोनॉमी इनकी अच्छी है 7.07, स्ट्राइक रेट मेंटेन कर रखा है 12.0 और डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं। तो सबसे पहले साउथ अफ्रीका के इन्हीं 4 खिलाड़ियों को लेकर बात करते हैं। प्रत्यय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो प्रत्येक कप्तान साहब से शुरू होकर डेथ ओवर्स के लिए हमारे पास लुंगी एनगिडी यानी साउथ अफ्रीका के पास ये तमाम वो चेहरे हैं जो आज बन सकते हैं गेम चेंजर। खासतौर पर कॉर्बिन बॉश को भी हमने इस पूरे सीजन में, इस पूरे टूर्नामेंट में एक बेहतर अच्छे फॉर्म में देखा है शुरुआत से ही। वहीं रायन रिकल्टन भी अच्छे फॉर्म में नजर आए। ये 4 खिलाड़ी क्या आज भी गेम चेंजर साबित हो सकते हैं? बिल्कुल शिवालिका, मुझे लगता है कि जो डेथ ओवर्स में रोल निभाया है कॉर्बिन बॉश ने, क्योंकि लुंगी एनगिडी के साथ जो उनकी पेयरिंग है वो बड़ी अच्छी रही है, क्योंकि लुंगी एनगिडी स्लो वंस और डिप का यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा, और हमने देखा कि इंडिया के खिलाफ कितनी ज़्यादा दिक्कतें पैदा की थी उन्होंने बैटर्स के लिए। और कॉर्बिन बॉश के पास जो एलिमेंट है वो उसके साथ बहुत अच्छी तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है उनका रोल बहुत अहम होने वाला है। मार्को यानसन वो जो बड़े यूटिलिटी ऑलराउंडर हैं, काजिसो रबाडा है उनके पास, तो अगर आप देखेंगे तो बॉलिंग में भी डेप्थ है, बैटिंग में भी डेप्थ है। एडन मार्करम ने जिस तरीके की कप्तानी की है, जो उनके बॉलिंग चेंजेस रहे हैं, जो उनके फील्ड प्लेसमेंट्स रहे हैं, बल्ले से जिस तरीके से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, मैं समझता हूं कि जब आपका कैप्टन इतनी जिम्मेदारी लेता है टॉप ऑफ द ऑर्डर और इस तरीके का परफॉर्मेंस देता है, तो कहीं ना कहीं वो पूरी टीम को इंस्पायर करता है, और वो इंस्पिरेशनल लीडरशिप उनकी दिखी है इस बार शिवालिका मैदान पे। बहुत काम और बहुत ही कंपोज तरीके से उन्होंने अपने क्रिकेट को खेला है। बहुत ज़्यादा कभी भी अंडर प्रेशर वो नहीं दिखे हैं। जब साउथ अफ्रीका डिफिकल्ट सिचुएशन में रही है तब भी उनके पास हमेशा प्लान बी या प्लान सी रहा है, तो अगर प्लान ए नहीं चलता तो उन्हें पता होता है कि प्लान बी मेरा क्या है और मुझे कहाँ जाना है। तो जब पूरी टीम एक साथ आती है और एक तरीके से रिस्पॉन्ड करती है उनके कॉल्स को, तो वो कैप्टन भी अच्छा दिखने लग जाता है, वो टीम भी अच्छी दिखने लग जाती है। और निश्चित तौर पे बॉश हो या एनगिडी हो या मार्करम खुद हो या इवन फॉर दैट मैटर रिकल्टन, सबका अहम रोल होगा। और अभी तक जो साउथ अफ्रीका ने किया है, मुझे लगता है वो टीम पूरी तरीके से एक यूनिशन में, एक यूनिट बन के फायर किया है उन्होंने। आप मिडिल ऑर्डर भी देखें, ब्रेवे, स्टब्स, मिलर, तो बहुत बैटिंग पावर है, बहुत फायर पावर है। अगर वो सारे खिलाड़ी आते हैं तो मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होगा ये मैच। बिल्कुल, और एक नज़र हमें न्यूजीलैंड के भी उन खिलाड़ियों पर डालनी चाहिए, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी कुछ गेम चेंजर्स है। भले ही वो इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाए हो, तो एक नज़र उन खिलाड़ियों पर भी डालते हैं। तो न्यूजीलैंड में सबसे पहले जिसकी हम बात कर रहे थे वो है टीम साइफर्ट। इनके रनों की बात करें तो 295 रन है 10 मैचों में, और वहीं एवरेज है इनका 36.87, स्ट्राइक रेट 157.75। पावर प्ले का विस्फोटक बल्लेबाज है ये, और चल गए तो आखिर तक टिके रहते हैं। तो दूसरे खिलाड़ी हैं फिन एलन, जिनकी हमने बात की। 269 रन है 8 मैचेस में, एवरेज इनका 44.83, स्ट्राइक रेट 182.99। हाई इम्पैक्ट अटैकिंग बैटर माने जाते हैं, यानी आक्रामक बल्लेबाज हैं, हाई इम्पैक्ट रखते हैं। मैट हेनरी जिन्होंने कर ली है वापसी, 9 विकेट 9 मैच में है। इकोनॉमी 8, स्ट्राइक रेट 17.0, और नई बॉल से एक खतरनाक बल्लेबाज, माफ करिएगा, गेंदबाज साबित हो सकते हैं। तो नई गेंद से खतरा बनेंगे क्या साउथ अफ्रीका के लिए? ये तो आने वाला
गेम ही बताएगा, जो कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। रचिन रविंद्र भारतीय मूल के खिलाड़ी हैं और कई बार हमने इन्हें कमाल करते हुए देखा है, गेंद से भी और बल्ले से भी। तो 9 विकेट चटका चुके हैं 10 मैच में। इकोनॉमी इनकी 6.76 है, स्ट्राइक रेट भी बेहतर है 8.6, स्पिन से कंट्रोल देने वाला ये बेहतर ऑप्शन। इन चारों खिलाड़ियों के बारे में भी एक एक रिएक्शन चाहूंगी प्रत्येक। बिल्कुल शिवालिका, मुझे लगता है कि रचिन रविंद्र की हम बात कर रहे थे पहले भी, उन्होंने बैट से उतना कंट्रीब्यूट नहीं किया है इस टूर्नामेंट, लेकिन बॉल से कई बार उन्होंने रिस्पॉन्ड किया है। मिडिल ओवर्स में आकर के बॉलिंग करी है। श्रीलंका के खिलाफ उनका परफॉर्मेंस मुझे याद है बड़ा अच्छा था, तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अगर आज वो रन्स भी दे आते हैं तो उनकी ऑलराउंड एबिलिटी जो है वो हमने आईसीसी टूर्नामेंट्स में पहले भी देखी है। 2023 का विश्व कप उनका बहुत अच्छा था, 500 से ज़्यादा रन्स उनके थे। तो मुझे लगता है उनके पास एबिलिटी बहुत है। और सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अभी तक पूरे टूर्नामेंट में रहा है शिवालिका, जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही है न्यूजीलैंड की, वो डेफिनेटली उनके ओपनर्स रहे हैं। क्योंकि साइफर्ट और एलन जिस तरीके का स्टार्ट देते हैं इस टूर्नामेंट में, अभी तक करीब 10 की इकॉनमी 10 के रन रेट से पावर प्ले में रन बना रहा है न्यूजीलैंड, 9.5 10 के उससे। और साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा पीछे नहीं है, करीब 9.5 रन के आसपास है। तो ये दो टीम्स की भिड़ंत है जिनकी पावर प्ले की बैटिंग सबसे ज़्यादा मजबूत रही है इस टूर्नामेंट में। और आज अगर आप इस पिच पे बात करें, कोलकाता में खासतौर पे हाई स्कोरिंग ग्राउंड है, वैल्यू फॉर शॉट्स है, क्योंकि आपको बैटर के होने के नाते यहाँ पे रन्स बनाने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। या श्रीलंका के ग्राउंड जैसे आपको डिफेंस पे नहीं आना पड़ता अगर बहुत ज़्यादा बॉल टर्न करने लगे या आपको आउटफील्ड से मदद ना मिले। तो ऐसे विकेट्स पे जब आप फ्री फ्लोइंग बैटर्स देखें, चाहे वो मार्करम हो, चाहे वो रिकल्टन हो, या यहाँ से चाहे वो साइफर्ट हो या एलन हो, उनके लिए ये ग्राउंड और उनके लिए ऐसे वेन्यूज़ बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने फ्री फ्लोइंग अंदाज में बाउंस को ट्रस्ट करके और आउटफील्ड को ट्रस्ट करके खेल सकते हैं। तो ये अगर पावर प्ले बैटल में जो भी डोमिनेट करेगा बैट से, वो प्रेशर क्रिएट करेगा। और अगर उसी फ्री फ्लोइंग अंदाज में खेलते हैं साइफर्ट और एलन, तो चेस करने में उनको बहुत आसानी होगी, क्योंकि साउथ अफ्रीका अब टारगेट सेट करने वाला है। बिल्कुल। आज एक क्या सेफ टारगेट रहेगा साउथ अफ्रीका के लिए, क्योंकि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के मुकाबले तो मजबूत है। साउथ अफ्रीका क्या ऐसा टारगेट सेट करे बोर्ड पर जो आज न्यूजीलैंड के लिए शायद नियर टू इम्पॉसिबल बन जाए, या फिर क्या सेफ स्कोर आप देखते हैं इस पिच पर? मुझे लगता है शिवालिका, कुछ भी अगर आप 200 से 220 के बीच में बना पाते हैं तो वो एक प्रेशर सिचुएशन में डालेगा न्यूजीलैंड को। क्योंकि देखिए, जब आप चेस करते हैं, जैसा मैंने पहले भी कहा, आपके सामने टारगेट होता है, लेकिन वो तब बैकफायर कर जाता है जब टारगेट बहुत बड़ा हो और आपको नहीं पता हो कि आपको कब से रिस्क लेना चालू करना है। शायद आप पहले ओवर से या पहले ही इनिंग्स में आप बहुत जल्दी आपको प्रेशर में आकर के आप एरियल शॉट्स खेलें या प्रेशर डालने के लिए आप अग्रेसिव तरीके से खेलें। और उस सिचुएशन में हमने देखा है कि वो जो मॉडस ऑपरेंडा है उसमें कई बार वो बैकफायर कर जाता है, ज़्यादा विकेट जल्दी गिर जाते हैं, जो इंडिया के साथ होता हुआ हम देख चुके हैं इस टूर्नामेंट में। तो अगर आप बहुत बड़ा टोटल लगा देते हैं तो टॉस हारना मुझे लगता है उतना बुरा नहीं होगा शायद साउथ अफ्रीका के लिए एंड में जाकर के। अगर वो 200 से 220 रन बना देते हैं तो वो डेफिनेटली न्यूजीलैंड को प्रेशर में डालेंगे। और जो बॉलिंग लाइनअप है उनके पास, जितनी वैरायटी है उस बॉलिंग लाइनअप में, स्पिन की, पेस की, मुझे लगता है कि 200 प्लस का टारगेट वो बहुत इजीली डिफेंड कर सकते हैं किसी भी टीम के अगेंस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया प्रत्यय आपका जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण के लिए। अब बस कुछ ही दिन बाकी है, ये चर्चा बहुत मिस करेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कुछ ही मिनटों का इंतजार बाकी है। साउथ अफ्रीका है एक तरफ जो पूरे टूर्नामेंट में अजय रही है, लेकिन अगर आज एक हार मिल गई तो वो पूरी मेहनत जाएगी पानी में। न्यूजीलैंड वो टीम है सेना कंट्रीज की जो बहुत मजबूत मानी जाती थी, हालांकि इस टूर्नामेंट में ज़्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन आज अगर वो जीत लेती है तो बना देगी इतिहास और पहली बार बन जाएगी फाइनलिस्ट। देखना होगा, ये मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। पहला फाइनलिस्ट हमें आज मिलेगा। अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल मुझे इस सेगमेंट में दीजिए इजाजत, आप बने रहे बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।